अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान शहरबानो अवान। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे फितनल ख़वारिज की दहशतगर्दी की। तो इस्लामाबाद के इलाके G11 में कचहरी के बाहर खुदकुश हमले ने दारुल हुकूमत को हिला कर रख दिया। धमाके में 12 अफराद शहीद और 27 जख्मी हो गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इस हमले के पीछे भी भारतीय स्क्वाड नेटवर्क फितनल ख़वारिज मुलव्वस है जो अफगान सरजमीन से काम कर रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद कचहरी में खुदकुश हमले में 12 अफराद के शहीद और 27 जख्मियों की तस्दीक कर दी है। उनका कहना है कि खुदकुश हमलावर को अंदर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था, पुलिस की गाड़ी आई तो इस पर हमला कर दिया। आज के हमले के बहुत सी चीज़ों के साथ लिंक हैं, चंद सामने लाए गए हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, पहले वो सुन लेते हैं। 15 मिनट के दरमियान 12 मिनट के करीब ये यहाँ पे आके खड़ा रहा है और वो देखता रहा है। पहले उसने कचहरी में अंदर जाने की कोशिश करने का प्लान कर रहा था, बिकॉज वो वेट कर रहा था कि किस टाइम जाएगा। और उसके बाद जब पुलिस की गाड़ी आई है तो उसने ये हमला पुलिस की गाड़ी पे किया और बिकॉज वो अंदर नहीं जा सक रहा था, उसने हर तरह से देख लिया। अब हमने पहली प्रायोरिटी में हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको आइडेंटिफाई करें वो कौन है। मैं आपको श्योर कराता हूँ कि हम अगले चंद घंटों में इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। आपको बताएंगे इस्लामाबाद में खुदकुश हमले के हवाले से मज़ीद जानते हैं। नुमाइंदा सुनो न्यूज़ नईम जंजुआ हमारे साथ मौजूद हैं और वो इस वक्त उस जगह पर मौजूद है जहाँ पर हादसा हुआ है। नईम, कहिएगा अभी की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है? जी बिल्कुल, अभी तो ये जो इलाका है कचहरी का, ये दोनों तरफ से जो है इसको बंद रखा गया है कि जब ये ब्लास्ट हुआ था उस वक्त इब्तदाई तौर पर जो इतलात आई थी वो तो ये आई थी कि कचहरी के सामने जो है वो एक गाड़ी के अंदर जो सिलेंडर है उसमें ब्लास्ट हुआ है। लेकिन कुछ देर बाद जो है ये इतलात आनी शुरू हो गई थी कि ये एक खुदकश धमाका है, जिसके बाद यहाँ पे पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे पहुँच गई और जो तहकीकात करने वाले अफसरान थे और जो इदारे थे वो यहाँ पे बड़ी तादाद में वो यहाँ पे आना शुरू हो गए। और उसके बाद हमने कुछ फुटेजेस भी देखी जिसमें हमला आवर का जो सर था वो भी सड़क के ऊपर पड़ा हुआ था। जब यहाँ पे तहकीकाती टीमें पहुँची और जब मीडिया भी पहुँच गया तो उसके बाद ये जो कचहरी के सामने का इलाका था ये दोनों तरफ से बंद कर दिया गया। कचहरी के सामने जो है ये सर्विस रोड है और इस पर तमाम सरकारी और प्राइवेट जो इदारे हैं वो मौजूद हैं और इसके सामने ही एक ग्रीन बेल्ट है। ग्रीन बेल्ट के साथ जो है वो कश्मीर हाईवे है जिसके ऊपर गाड़ियों की बहुत ज़्यादा आमद-ओ-रफ्त रहती है और स्पीड से रहती है। उसको उस वक्त भी बंद नहीं किया गया था और ये अभी भी जो है ये कश्मीर हाईवे पे गाड़ियाँ चल रही हैं, लेकिन ये वाला इलाका बंद किया गया क्योंकि जब ब्लास्ट हुआ तो उसके बाद जो तहकीकाती इदारे थे, जो तहकीकाती टीम्स थी वो यहाँ पे पहुँच गई थी और उसके बाद उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया था। मुख्तलिफ अफसरान जो थे IG इस्लामाबाद भी यहाँ पे पहुँच गए, वो अपना काम यहाँ पे कर रहे थे, शवाहिद इकट्ठे कर रहे थे। खुदकश हमला आवर का यहाँ पे सर मिला था, उसके शवाहिद जो है वो भी इकट्ठे किए गए, इसलिए जो है वो रास्ते को बंद किया गया। और अभी तक यहाँ पे टीमें मौजूद हैं, फोरेंसिक की गाड़ी यहाँ पे मौजूद है और टीमें जो हैं वो शवाहिद इकट्ठे कर रही हैं। कोई छोटी से छोटी चीज़ भी जो है वो देखी जा रही है कि अगर वो मिलती है तो उसको भी वहाँ से उठा के अपने बॉक्सेस में महफूज किया जा रहा है ताकि उससे कोई भी किसी किस्म का जो क्लू है वो अगर मिले तो उसको शवाहिद का हिस्सा बनाया जा सके। जब ये हमला हुआ था तो उस वक्त तकरीबन 12:39 का टाइम था और ये टाइम मैं आपको बताऊं कि कचहरी में बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद होते हैं और ये कचहरी गेट के अंदर जो तादाद होती है साइलिन की, जो मुल्ज़मान होते हैं उनको लाया जाता है। बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार यहाँ पे मौजूद होते हैं, वो अपने केसेस लेके यहाँ पे आते हैं और उसके साथ साथ ये जो रोड है इसके ऊपर पार्किंग भी होती है और साथ साथ इसके साथ जो अलहदा से पार्किंग है वहाँ पे भी होते हैं, वहाँ पे भी बड़ी तादाद में गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। वकला जो हैं वो बड़ी तादाद में होते हैं। पुलिस एहलकार जो गेट के ऊपर तैनात हैं वो तकरीबन 20 से 25 पुलिस एहलकार यहाँ पे तैनात होते हैं। वज़ीर दाखिला ने अपनी गुफ्तगू में कहा, क्योंकि उनको पहले जो है वो जब यहाँ पे वो आए मौके पर तो उनको IG की तरफ से और जो DIG ऑपरेशन थे जवाद तारिक उनकी तरफ से मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई थी। उसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खुदकश हमला आवर यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट तक जो है वो कोशिश करता रहा कि वो किसी तरीके से कचहरी के अंदर दाखिल हो जाए और अंदर जो है वो ब्लास्ट करे, क्योंकि कचहरी के अंदर एक बहुत बड़ा क्राउड होता है और ये बहुत ज़्यादा नुकसान का खदशा भी होता
होता है इससे, उसको मौका नहीं मिला और उसने तकरीबन जो गेट है उससे 10 या 12 कदम के फासले पर जो है वो अपने आप को उड़ाया। उसके साथ एक गाड़ी खड़ी हुई थी, गाड़ी को नुकसान हुआ और उसके बाद उसको आग लग गई, जो गाड़ी अभी भी यहाँ पे मौजूद है और मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। साथ ही एक पुलिस वैन थी जो ईगल स्क्वाड की गाड़ी होती है, उसमें 3 एहलकार थे, पुलिस एहलकार, वो भी बुरी तरह ज़ख्मी हुए। उनमें एक ASI इरशाद था, एक अहमद इमरान था और एक इमरान अली जो है वो कांस्टेबल, वो ज़ख्मी हुआ। और साथ यहाँ पे एक बलूचिस्तान पुलिस का एहलकार था रमज़ान, वो भी इस वाक़े में ज़ख्मी हुआ। 4 टोटल पुलिस एहलकार इस वाक़े में ज़ख्मी और 27 के करीब ज़ख्मी बताए जा रहे हैं जो इस वाक़े में हुए। और जो वज़ीर दाखिला ने यहाँ पे कहा कि 12 के करीब जो हैं वो इसमें लोग शहीद हुए इस वाक़े में। और अभी तमाम तर जो कोशिश की जा रही है कि जितने भी एविडेंस यहाँ से कलेक्ट किए जा सकते हैं वो कलेक्ट किए जाएँ और उसके बाद मुकम्मल एक रिपोर्ट भेजी जाएगी। फ्रांसिक टीम जो है वो अपनी अलहदा रिपोर्ट बनाएगी, जो पुलिस के तहकीकात करने वाले अफसरान हैं वो अपनी एक अलहदा रिपोर्ट बनाएंगे और वो IG और वज़ीर दाखिला को भेजेंगे। जो खुदकश हमला आवर का जो सर मिला है उसके हवाले से, जिस तरह पहले माजी में भी होता रहा है कि जब खुदकश हमले होते थे और उसका खुदकश हमला आवर का जो सर मिलता था उसको साफ किया जाता था। सर मिला है उसमें उम्र का तयन किया गया है, किस एज ग्रुप से थे वो? जो अब तक की जो इब्तदाई तहकीकात यहाँ पे की गई हैं उसमें तो जो सर मिला है उसके बाद उसके खतोखाल को दुरुस्त किया जाएगा, साफ़ किया जाएगा और फिर उसकी शबाहत को है वो भी मैच किया जाएगा। फ्रांसिक गाड़ी के साथ साथ नादरा की भी यहाँ पे एक गाड़ी आई थी जिसने यहाँ पे शवाहिद इकट्ठे किए हैं, वो अपना काम कर रही है। और जो खुदकश हमला आवर था उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये कम उम्र था, जिस तरह माजी में भी कम उम्र लड़कों को इस्तेमाल किया गया मामला। ठीक है, अब सिक्योरिटी के जो इदारे हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं और मज़ीद जो इक़दामात है इस सारे मामले के हवाले से हो रहे हैं। हमारे साथ ही रहेगा नईम उस्मान जब्बार हमारे साथ मौजूद है। उस्मान, कहिएगा इस सारी सूरत हाल के हवाले से, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, अभी की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जिबिल में मौजूद है पीएमएस अस्पताल में। जब ये सुबह अफसोसनाक वाक़या हो तो उसके बाद जितने भी ज़ख्मी थे उन तमाम को यहाँ पर पीएमएस अस्पताल ही लाया गया था और इस वक्त भी यहाँ पर जो जितने ज़ख्मी उनका इलाज जारी है। जब हमने सुबह यहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़े के बाद यहाँ पर इंतज़ामिया से रब्ता किया तो उनका कहना था कि यहाँ पर जितने भी ज़ख्मी हैं पहले 25 लाए गए थे, उसके बाद मज़ीद जो एम्बुलेंस थी और रेस्क्यू 112 के जो एहलकार थे उनकी जानिब से मज़ीद भी जो ज़ख्मी थे उनको यहाँ पर पीएमएस अस्पताल लाया गया। उसके बाद जब यहाँ पर हम पहुँचे तो हमने खुद भी देखा यहाँ पर काफ़ी रश था और जो यहाँ पर शुहदा है उनकी तादाद 12 बताई जा रही है। इस हवाले से हम मज़ीद बात करते हैं, जो हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान ED पीएम्स डॉक्टर मुबशर डाहा। सर बताइएगा, जब सुबह ये वाक़या हो तो यहाँ पर कितने ज़ख्मी लाए गए थे और यहाँ पर जो शुहदा है उनकी तादाद कितनी है? देखिए, अब तक जो ज़ख्मियों की तादाद है ना वो अब तक 36 हो चुकी हुई है और 36 में से इस वक्त हमारे पास जो 14 लोग हैं वो स्टेबल हैं और बाकी जो 4 हैं वो क्रिटिकल हैं और बाकी जो 18 लोग हैं उनको बेसिक जो फर्स्ट एड है और इमरजेंसी सर्विस दे के ना डिस्चार्ज कर दिया गया। और बाकी जो हमारे पास उसमें डेड बॉडीज़ लाई गई हैं उनमें से भी 10 की शनाख्त हो चुकी हुई है और बाकी जो है एक जो है वो अभी तक उसकी शनाख्त नहीं हुई। और बाकी हम जितने भी लोग एडमिट हैं हमारे पास उनको भी सर्विस दे रहे हैं और जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनको भी हम उसको इमरजेंसी सर्विस दे रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी लाइफ बच जाए। जी बिल्कुल, आपने सुना इनका कहना है कि जितने यहाँ पर लोग लाए गए थे यहाँ पर इलाज जारी है और जो ज़्यादा ज़ख्मी हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है उनकी तादाद भी कोई 3 से 4 बताई जा रही है। इससे कबल जब हमने इनसे पूछा था दिन के वक्त तो यहाँ पर 25 ऐसे मरीज जिनकी हालत ख़तरे से बाहर थी। अलबत्ता 3 मरीज़ों को बताया जा रहा था कि उनकी हालत तशवीशनाक थी और कुछ देर बाद फिर हमने देखा कि मज़ीद अफसोसनाक वाक़या जो है वो जो ख़बर थी हमारे सामने आई और मज़ीद जो 3 उसमें ज़ख्मी थे वो अपनी जान की बाजी हार गए। इस वक्त 12 जो शुहदा है वो यहाँ अस्पताल में मौजूद हैं। इसके अलावा जो उनके प्यारे हैं वो यहाँ पर इस वक्त पीएम अस्पताल में मौजूद हैं। उनकी बड़ी तादाद शेर की यहाँ पर है और उनकी जानिब से बार बार ये इसरार किया जा रहा है कि जो उनके लवाहिकीन हैं और जो शहरी हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो ज़ख्मी लोग हैं जो अंदर एडमिट हैं उनसे उनकी मुलाकात कराई। अलबत्ता यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और पीएम जो इंतजामिया है उनकी जानिब से जो है इस हवाले से ये बताया जा रहा है कि उनकी सबसे पहले तरजीह ये है कि जो ज़ख्मी हैं उनको बेहतर इलाज मुहैया किया जा सके। इसके अलावा जो इंतजामिया है उनकी जानिब से यहाँ पर एक पूरा वार्ड जो है उसके लिए मुख्तस कर दिया गया था। अलबत्ता इस वक्त भी शहरों की बड़ी तादाद जो है यहाँ पर मौजूद है। जी ठीक है, 12 अफराद शहीद हो चुके हैं और 36 अफराद ज़ख्मी हैं। हमारे साथ ही रहेगा उस्मान, इस सारे मामले पे आपसे मजीद भी बात करेंगे। अभी हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ पेशावर यासिर हुसैन ने। यासिर, सूरत हाल जो है वाना की उसके हवाले से अपडेट कीजिएगा। अभी की सूरत हाल क्या है? जो ख्वारिज कैडेट कॉलेज के अंदर मौजूद थे क्या उनको निकाल लिया गया वहाँ से और उनको पकड़ लिया गया है? सारी सूरत हाल के हवाले से बताइएगा।
देखिए अभी जो कैडेट्स हैं उनकी तादाद कहा जा रहा है कि ओवरऑल 140 से ज़ायद कैडेट्स जो हैं उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। मजमूई तौर पर 525 कैडेट्स इस वाना कॉलेज में मौजूद थे और ओवरऑल अमले के साथ जो है 650 तादाद बताई जाती है। कल शाम का ये वाक़या है। उसके बाद जो है ख्वारिज जो थे उन्होंने अंदर दाखिल होने की कोशिश की लेकिन वो नहीं हो सके, जिसको नाकाम बनाया गया सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, जिसके बाद उन्होंने खुद को धमाके से उड़ा लिया, यानी वो जो बारूद से भरी गाड़ी थी उन्होंने धमाके से उड़ा दी, ताहम वो फिर भी अंदर दाखिल नहीं हो सके। अब ये हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़राए हैं उनका ये कहना है कि अभी भी जो सहूलतकार थे वो जो कैडेट कॉलेज के करीब जो बिल्डिंग हैं मारहाइशी वहां पर है, उनकी तादाद 4 से 5 बताई जाती है, जिनके खिलाफ जो है ऑपरेशन जारी है, सर्च ऑपरेशन जारी है। वहां के मकामी लोगों ने खुद अपनी तरफ से ही जो रिहायशी इमारतें थी वो खाली कर दी हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस का जो है ऑपरेशन एक तरफ तो उन सहूलतकारों के खिलाफ जारी है तो दूसरी तरफ जो यहाँ के कैडेट्स हैं उनको भी वो बहिफाजत जो है वो रेस्क्यू कर रहे हैं। मजमूई तौर पर कहा जाता है कल जब ये वाकया पेश आया तो उससे कबल भी कहा जाता है कि ये गाड़ी टकराने से कबल जो है जो ख्वारिज थे ये अफगानिस्तान से टेलीफोन के जरिए मुकम्मल राब्ते में थे और इस हवाले से सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाकायदा शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए हैं जो कि बहुत जल्द ऑफिशियली भी सामने आ जाएंगे। ताहम इस हमले को नाकाम बनाने में हमारी पाक फौज ने जो है इकदामात उठाए। इस वाक़े के बाद फौरी तौर पर जो यहाँ के कैडेट्स थे उनको जो अंदर बिल्डिंग थी उसके एक मखसूस और हिफाजत शुदा एक हिस्से में उनको लाया गया और तरीके से अभी भी उनको रेस्क्यू करने का सिलसिला जारी है। ये एक बहुत बड़ा वाक़या है। अगर आपके नोटिस में हो तो इससे कबल भी जो है ख्वारिज ने बन्नू कैंट में भी इस किस्म का हमला करने की कोशिश की थी जिसे सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बना दिया था। ठीक है, हमारे साथ ही रहेगा यासर। अपने नाज़रीन को बताते चले कि नई दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के करीब होने वाला हालिया हवाना में दहशतगर्दी का मंसूबा और इस्लामाबाद का खुदकुश हमला एक ही मंसूबे के दो पहलू हैं। एक तरफ भारत अपने अंदरूनी वाक़यात को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बनाकर सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जबकि दूसरी जानिब अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहा है। ये पहला मौका नहीं कि भारत ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा रचाया हो। समझौता एक्सप्रेस, उड़ी, पुलवामा और अब दिल्ली धमाका सब इसी सियासत के जुड़े हुए हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ आप मौजूद हैं, हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हैं, चेयरमैन जवानाने पाकिस्तान, और एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज मलिक साहब ने इस मामले पे हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। एजाज मलिक साहब, आपकी जानिब आऊँगी। आप क्या समझते हैं कि नई दिल्ली में जो कल रात धमाका हुआ लाल किला के करीब और इस्लामाबाद में जो खुदकुश हमला किया गया है, ये एक ही भारतीय प्रॉक्सी नेटवर्क की कार्रवाइयाँ हैं? जी बिल्कुल, ये इस तरह की चूँकि माजी में कई मिसालें मौजूद हैं तो हम उसी के अगर रेफरेंस से बात करें तो इस इम्कान को यकसर जो है हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि ये आपस में इनके जो कहीं ना कहीं ये ताने बाने इसके मिलते होंगे। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के तवस्सुत से जो हमारे यहाँ जो लोग शहीद हुए हैं इस्लामाबाद में उनकी मग़फ़रत के लिए दुआ गो हूँ, और जो लोग ज़ख्मी हैं उनको सेहतयाबी के लिए हमें दुआ करनी चाहिए और उनके लवाहिकीन से हम जो है इज़हार हमदर्दी करते हैं। ये देखिए बड़ी इंतहाई बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हैं। ये कैडेट कॉलेज हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के आसपास कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पे एक उनको सॉफ्ट टारगेट मिल जाता है। अगरचे दोनों जगहों पे हमारे हिफाजती इक़दाम थे और उनको अपना मिशन जो है वो अकम्प्लिश तो नहीं कर सके ख्वारिज, लेकिन बहरहाल क्योंकि वो एक दफ़ा कमिट जब हो जाते हैं किसी स्ट्राइक के लिए तो फिर या तो वो खुद ही अपने आप को उस पैरामीटर पे बाहर जहाँ पे उनको रेजिस्टेंस मिलती है वो उड़ा देते हैं, या फिर उनके जो हैंडलर होते हैं उनके पास रिमोट कंट्रोल्स डिवाइसेस होती हैं जिससे वो फिर इस तरह के जो एक लोडेड होते हैं खुदकश बम्बार उनको वो ब्लास्ट करते हैं। तो बहरहाल ये अगरचे बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन यकीनन ये मैं कहूँगा कि अनएक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि जिस तरह से भारत की फ्रस्ट्रेशन दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, जिस तरह वो अफ़गानिस्तान को और अफ़गानिस्तान के थ्रू अपनी प्रॉक्सीज को सपोर्ट कर रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है और मैनेज कर रहा है, तो उससे
ये तवक्को थी कि वो जिस तरह उन्होंने हमारे खिलाफ एक 5th जनरेशन वॉरफेयर और एक सब कन्वेंशनल डोमेन में उन्होंने सब अपना जो ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखने का बारहा उन्होंने इजहार भी किया है, तो ये इस तरह के धमाके या इस तरह की जो बुज़लाना कार्रवाइयाँ हैं, ये बिल्कुल हमें अपने दुश्मन से इस तरह की चीज़ों की तवक्को थी, और यही वजह है कि हमारे जो भी सेंसिटिव एरियाज़ हैं वो बड़े हाई अलर्ट पे हैं। और आज भी आप देखिए कि दोनों जगहों पे वहाँ पर उनको पैरामीटर्स पे रेजिस्टेंस मिली, जिसकी वजह से वो पैरामीटर के बाहर ही जो है उनको अपना मिशन अबैंडन करना पड़ा। ठीक है, अब्दुल्ला मीरगुल साहब आपकी जानिब आऊँगी। हमने देखा कि पाक अफ़गान मुज़ाकरात के 3 दौर चले और जो मुज़ाकरात हैं वो नाकाम हो चुके थे। उस सूरत में ये धमकियाँ भी सामने आई कि इस्लामाबाद में इस तरह का कुछ किया जाएगा, और हमने देखा कि अब इस्लामाबाद और वाना में किस तरह से दहशत गर्दी की गई है और भारतीय प्रॉक्सीज़ के तौर पर अफ़गान तालिबान रजीम जो है ये इस्तेमाल हुई है। एक तो ये कहिएगा कि हमने पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह रखा था कि एक ही चीज़ है जिस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, वो ये है कि जो अफ़गान सरज़मीन है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी के तौर पर इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। और वही देखा कि वो सब कुछ जो कहा जा रहा था, जो पहले भी हमने प्रोग्राम में सब बातों को दोहराया, और वही जो खदशात जाहिर किए जा रहे थे वो सामने आ चुके हैं। अब आप क्या समझते हैं कि मज़ीद अब मुज़ाकरात होने चाहिए या फिर हमें अब डट कर अपनी पॉलिसीज़ को मज़ीद सख्त करने की ज़रूरत है, और सियासी तौर पर और दिफाई तौर पर अब कौन सी सख्तियाँ करनी चाहिए? रहीम, सबसे पहले तो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या जो वाना में पेश आया या जो यहाँ इस्लामाबाद में हुआ, एक ऐसे वक्त में ये प्लान किया गया जब पाकिस्तान में स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस जो है वो एक जारी है, तो भारत ने तो इसको नाकाम बनाने की कोशिश की और फितनतुल हिंदुस्तान के ज़रिए, जो फितनतुल खवारिज के ज़रिए उन्होंने ये कार्रवाई की। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि भारत का जो एक फॉल फ्लैग ऑपरेशन था उसके मुतालिक हर कोई प्रीएम्प्ट कर रहा था। आप ही के प्रोग्राम में मैं ये बारहा कह चुका था कि जी ये एक नवंबर के अंदर कार्रवाई करेंगे। अभी आप देख लीजिए कि तकरीबन 10 दिन कबल जो डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की बात हुई उसके अंदर उन्होंने यही कहा कि आप पाकिस्तान पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन जैसे अभी हमारे वाइस मार्शल साहब बैठे हुए हैं, वो जानते हैं इस चीज़ को कि जब एक ऑपरेशन प्लान किया जाता है तो उसके लिए उसका बजट एलोकेट होता है, उसकी एक टीम बनाई जाती है। और अगर ऑपरेशन सिंदूर 2 के लिए बात की गई, ऑपरेशन त्रिशूल की बात की जाए, अगर ऑपरेशन महादेव की बात की जाए, तो महादेव का तो मतलब ही जो है वो तबाही का देवता है। तबाही यानी कि लाना चाहते हैं पाकिस्तान में बराह रास्त जंग के अंदर। पाकिस्तान एयरफोर्स ने इनको जो है इतनी मार मारी है कि पूरी दुनिया के अंदर इनकी बेइज्जती हुई है। पाकिस्तान अफवाज की जानिब से इनको जो सबक सिखाया गया है वो इनको तारीखी सबक है। अब ये नेवल जो है वो उस जानिब जो है वो चाहते थे कि कोई नेवी की साइड से जो है वो कोई फितना फसाद शुरू करे, लेकिन उसके अंदर भी इनको कोई खातिर खा जो है वो मौका नहीं मिला। नतीजा ये हुआ कि जब अमेरिका और भारत की दिफाई डील जो है वो तय पाई, उसके बाद भारत जो है बिल्कुल ही एकदम आपस से बाहर हो गया। और एक तरफ जो है मेरी इतलात में उन्होंने पहले डिस्ट्रॉय शी पैक के नाम से एक जो है वो बाकायदा सेल कायम किया हुकूमत के अंदर, और फिर $1 बिलियन उसका जो है वो रकम मुख्तस की गई। उसके बाद जो है तकरीबन $10 बिलियन उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर उन लोगों के अंदर फैलाए जो इस टाइम पे जो है वो अफगान नेशनल आर्मी के करते धरते थे, और अब वहां से किराए के कातिल लेके पाकिस्तान की तरफ धकेला जा रहा है क्योंकि ये लोग ट्रेंड हैं। तीसरी जानिब जो है वो आप देखिए कि खुद अमेरिका को भी मेरे ख्याल में ये अपने फैसले पे नजरसानी करनी चाहिए है, क्योंकि वो तो ये कहते हैं कि हम दहशतगर्दों से किसी सूरत भी बात करने के रवादार नहीं हैं। तो एक तरफ भारत जो कि जाफर एक्सप्रेस वाक़े के अंदर जो कि बाकायदा BLA और मजीद ब्रिगेड को सपोर्ट करता नजर आता है, जिसको अमेरिका ने दहशतगर्द तंजीम करार दिया, TTP जो है, TTA जो है, जिसके नीचे यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है कि अफगानिस्तान में 24 तंजीमें जो हैं वो दहशतगर्दी की अफगानिस्तान की नाजायज हुकूमत के जेर साया पनप रही हैं। ऐसी सूरत के अंदर ये काम करना, तो फिर अब देखें ना, उनको भी मगरिब को अपनी पॉलिसी को रिव्यू करना होगा। और एक बात बड़ी अहम है और वो है आज की। देखिए आज का दिन जो है वो एक बड़ा अहम दिन है, और खास तौर पे इस वजह से भी अहम है क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि मौजूदा
मौजूदा एक तो मुल्क के अंदर जो 27वीं तरमीम के हवाले से बात चल रही है, दूसरी जानिब जो है वो पाकिस्तान के अंदर स्पीकर्स की कॉन्फ्रेंस मौजूद है। बिल्कुल, बड़ा टाइमिंग बड़ी अहम है। अब्दुल्ला मिदगुल साहब हमारे साथ ही रहेगा। एजाज मलिक साहब, आपकी जानिब आऊंगी। अब क्या समझते हैं कि भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के असरात खित्ते की सलामती पर किस हद तक खतरा है, और इंटरनेशनली अब हमें आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि अगर हम कनाडा की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो वहाँ पर भी भारत की जानिब से दहशतगर्दी की जा रही है। पाकिस्तान में जब भी दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, ताने बाने भारत से मिलते हैं। पाकिस्तान के पास अब एक बहुत अहम मौका है कि वो विद प्रूफ आलमी इदारों को जाकर भारत की ये असलियत पहुँचाए। जी यकीनन, और ये हम पहले भी बहुत सारे फोरम्स पे इंटरनेशनली हमने डोजियर जो हैं वो दिए हैं, जिसमें बड़े जो है सब्सटेंशियल उसमें हकायक के साथ और सबूत दिए गए हैं कि भारत की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट किस तरह है पाकिस्तान के अंदर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऑपरेशंस पे। और फिर हालिया जो पाक भारत जंग थी, उसके बाद जब हमने मुख्तलिफ कैपिटल्स को विज़िट किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, हमारे फील्ड मार्शल साहब ने, तो वहाँ पर फिर हमने अपने इस मौक़िफ़ को, वो हमारे उस डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव का भी एक बड़ा कॉर्नर स्टोन था। हमने इस चीज़ को हाईलाइट किया और भारत का असल चेहरा जो है हमने एक्सपोज किया। और आज से अगर आप एक साल पहले या जून से पहले की, मई से पहले की बात करें, तो भारत के ख़िलाफ़ हमारे पास तमाम तर सबूत होते हुए भी दुनिया अपने मुआशी मफादात की वजह से भारत के साथ खड़ी होती थी या खामोशी इख्तियार करती थी। लेकिन अब भारत का असल चेहरा एक्सपोज हो गया। जिस तरह आपने कहा कि ट्रांस नेशनल इवन टेररिज्म में वो इन्वॉल्व हैं। कनाडा में उन्होंने सिखों के खिलाफ जो कार्रवाई की, या जिस तरह उन्होंने प्लानिंग की अमेरिका में करने की, तो ये भारत तो एक दुनिया की एक ऐसी रियासत है जो रियासत खुद इन्वॉल्व है। इसकी दूसरी मिसाल या फिर इजराइल है कि वो अपनी मुसाद के ज़रिए वो दुनिया में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करती है। तो हमें बहरहाल मुहतात रहना चाहिए, और यकीनन हमारी क़यादत को इस चीज़ का इदराक है। हमारी मिलिट्री लीडरशिप, तीनों आर्म फोर्सेस जो हैं वो अपनी बिल्कुल तैयारी में हैं, और अगर इन्होंने दोबारा किसी मिस एडवेंचर का सोचा, जैसा कि खबरें आ रही हैं कि वो शायद कोई किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में वो अब साउथ में हम जो है एक सीवर्ड थ्रेट क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि शायद उनके प्लानर्स ने या उनको किसी एडवाइज़र ने ये मशवरा दिया हो कि आपने नॉर्थ में तो करके देख लिया, वहाँ पे तो आप कुछ कर नहीं पाए, तो हो सकता है कि पाकिस्तान की कुछ वल्नरेबिलिटीज़ हों अपने कोस्टल डिफेंस के हवाले से। लेकिन मैं आपके चैनल के तवस्सुत से अपने लोगों को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जिस तरह हमारी आर्मी और एयर फोर्स ने नॉर्थ में उनको शिकस्त दी, और फिर आपने देखा कि वो उनके चेक पोस्टों पे और जो उनके ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स थे वहाँ पे अमन की भीख मांगते हुए सफ़ेद झंडे लहराने लग गए थे। तो यही हशर उनका इंशाअल्लाह आप लोगों की दुआओं से वो इनका पानियों में भी होगा और कोस्टल एरियाज में भी होगा। ठीक है, इसी मामले में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ पेशावर हुसैन। यासिर, कहिएगा अभी की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? कैडेट्स कितने अंदर मौजूद हैं? 140 के करीब तो निकाल लिए गए हैं। जी यकीनन ये 140 जो कैडेट्स की इतलात हमें मौसूल हुई वो तकरीबन 3 घंटे कबल की है। तो इसके बाद का फॉलो हम ले नहीं सके क्योंकि वहाँ पर सिग्नल्स इश्यूज भी हैं, लेकिन यकीनन मजीद कैडेट्स जो हैं उनको भी रेस्क्यू किया जा रहा होगा। और अब तो शाम भी ढल गई है, चूँकि ये इलाका इस किस्म का है कि बिल्कुल ओपन एरिया है, जनूबी वज़ीरिस्तान का ये इलाका है, तो उनको कैडेट्स को जो रेस्क्यू किया जा रहा है वो भी बाहिफाजत तरीके से, क्योंकि रास्ते में भी कोई प्रॉब्लम ना पेश आए। क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स हैं ये मकामी हैं, ज़्यादातर इनमें कोहाट, पेशावर और दीगर डिस्ट्रिक्ट से भी ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल है। इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। मैं इसी में थोड़ा सा मजीद ऐड करता चलूँगा। कल कौमी जरगा है PTI की तरफ से सूबाई असम्बली में, और ये जो कौमी जरगा है अमन अमान के हवाले से ही है।
ہے. اگر اس کی امن و امان کے حوالے سے جو یہ فیصلے کیے جائیں گے وہ بھی جائیں گے اوپر فیڈرل گورنمنٹ کی طرف بھی, پی ٹی آئی کی طرف سے, اور ساتھ میں جو ہے سیکورٹی فورسز حکام کو بھی جائیں گے, تو کیوں نہ اس امن جرگے کے بجائے یہ جو جرگہ کر رہے ہیں براہ راست تحریک انصاف حکومت جو ہے پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے خیبر پختونخوا کی, یہ براہ راست فیڈرل گورنمنٹ کو کیوں نہیں آن بورڈ لیتی. اب جو صوبائی لیول پہ قسم کا یہ ٹائم ضائع کرنے کے کام کر رہے ہیں, اس سے اچھا ڈائریکٹ یہ رابطے کرے, کیونکہ پشاور سمیت اس واقعے کے بعد, اسلام آباد واقعے کے بعد اور وانا کے واقعے کے بعد پشاور اور دیگر جو قریبی اضلاع ہیں یہاں پر بھی سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے, اور کچھ ایسی منفی اطلاعات بھی ہیں. تو اس کی روک تھام کے لیے یقیناً پاک فوج جو ہے وہ تو اقدامات اٹھا رہی ہے, اس میں خیبر پختونخوا حکومت کو بھی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. پاک فوج کے جو نوجوان ہیں وہ اپنی جان پر کھیل کر ملک اور ملک کے لوگوں کو حفاظت میں رکھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے عبداللہ حمید گل صاحب. حمید گل صاحب, آپ کی جانب آؤں گی. پاک افغان سرحد پر بھارتی پراکسی نیٹ ورک کی سرگرمیوں کے خلاف آپ کیا سمجھتے ہیں نوجوانوں کو, اور ہمیں ابھی ایسے کون سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جو بہت ضروری ہیں اس وقت؟ سے پہلے تو ہمیں جو کام کرنے والا ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کا ایک بیانیہ تو آئے نا سامنے. ابھی ہم اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ کون کیا بول رہا ہے, کون کیا. میں ایک سوال اپنے تمام ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں. دیکھیں, میرے سے زیادہ افغانستان کے ہمدرد کوئی نہیں ہوگا, لیکن آج یہ لوگ افغانی نہیں ہیں. لیٹ می بی ویری کلیئر اینڈ فیئر کہ یہ افغانی ہوتے تو کیا یہ کفار کے ساتھ مل کے, بت پرستوں کے ساتھ مل کے جو ہے ایک لا الہ الا اللہ کے ملک کے اوپر حملہ آور ہوتے, اور وہ بھی ایک انتہائی کمینے اور بزدلانہ انداز میں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ محمود غزنوی کی اولادوں میں سے ہوں, یہ جو ہے وہ جو کیا نام ہے احمد شاہ ابدالی کی اولادوں میں سے ہو. وہ تو بت شکن لوگ تھے, یہ تو بت پرستوں کے ساتھ جا کے کھڑے ہوئے. اس دوسری جانب جو ہے افغانستان میں کوئی آواز آپ کو نظر آتی ہے جو پاکستان کی حمایت کے اندر ہو؟ تو پھر پاکستان میں کیوں لوگوں کے اتنے پیٹ میں تکلیف اٹھ رہی ہے کہ وہ جا کے افغانستان کی بات کر رہے ہیں؟ سوال تو یہ پوچھنا چاہیے. امن جرگے کے اوپر بات کی جا رہی ہے. کل گورنر صاحب, میری ابھی بات ہوئی تھی ان سے, تو خیبر پختونخوا کے وہ بھی وہاں تشریف لے جا رہے ہیں. لیکن دیکھیں, بات یہ ہے کہ اس ٹائم پہ چاہے وہ گورنر ہوں یا کوئی اور ہوں, حکومت جو ہے وہ کس طرف کھڑی ہے. پھر دوسری بات یہ, 12,000 ایکڑ اراضی کوئی معمولی نہیں ہوتی. دیکھیں, اب 12,000 ایکڑ اراضی کے اوپر جو ہے وہ افیم کی کاشت ہو رہی ہے, جس کی پیداوار جو قیمت ہے وہ تقریباً 18 لاکھ سے 25 لاکھ روپے ایکڑ جو ہے وہ منافع ہو رہا ہے. اب مجھے بتائیں اس کا تیسرا حصہ, یہ ہمارے بیورو چیف پشاور موجود ہیں یاسر حسین صاحب, ان کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ تیسرا حصہ جو ہے بھتے کے طور پر جو ہے وہ افغان جو طالبان ہیں یا یہ جو ٹی ٹی پی کے خوارج ہیں ان کو دیا جا رہا ہے. تو پھر یہ تو ٹیرر فائنینسنگ کے اندر آ جاتا ہے. اور یہ وہاں کہاں ہو رہا ہے؟ خود جو ہے وزیر اعلیٰ کے جو علاقہ ہے, خیبر کا علاقہ ہے, اس میں ہو رہا ہے. یہ جو تیرا کا علاقے میں ہو رہا ہے. تو یہ ایک کیوں آخر حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے سے قاصر ہے؟ دوسری جانب جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ انٹرنیشنل رپورٹس موجود ہیں, سب کچھ ہے, لیکن بات یہ ہے کہ مغرب کیوں جو ہے وہ 10 ارب ڈالر کا اسلحہ جو ہے وہ وہاں سے لے جانے سے قاصر ہے؟ کیوں جو ہے ابھی تک جو ہے وہ ہندوستان کو جو ہے وہ انہوں نے ڈپلومیٹک سینکشنز نہیں لگائیں؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے ابھی ایئر مارشل صاحب جیسے ابھی کچھ پچھلی دیر پہلے فرما رہے تھے کہ ورلڈ ہیز بیکم این اکنامک اینیمل, ان کو صرف چائنا کی مخاصمت یاد ہے, اس کے اندر وہ بھارت کی ہر چیز کو صرف نظر کرنے کے لیے تیار ہیں. بھارت جو ہے وہ دشمنی کرے, بھارت جو ہے وہ معصوم لوگوں کو نشانہ بنائے, بھارت جو ہے وہ یہاں وانا کے اندر بچوں کو نشانہ بنائے, یا ماضی کے اندر جو ہے آرمی پبلک اسکول کے اندر نشانہ بنائے. یاد ہوگا آپ کو کیا اس نے بولا تھا, راجناتھ سنگھ نے اس ٹائم پہ بولا تھا, وی ول کاز پین ٹو پاکستان, ہم پاکستان کو دکھ دیں گے. اور اس کے بعد جو ہے آرمی پبلک اسکول کا سانحہ رونما ہوا تھا. اور پھر آرمی پبلک اسکول کے سانحے کے دن, جس دن جو ہے وہ صبح 10:30 بجے جو ہے وکرم سود جو ان کا را کا چیف تھا, فارمر چیف تھا, اس کا یہ بیان تھا, اس کا ٹویٹ موجود ہے جس میں اس نے کہا تھا کہ مور ایکسپلوژنز اینڈ مور کیجولٹیز ایکسپیکٹڈ ایٹ آرمی پبلک اسکول. پاکستان کے میڈیا کو تو جو ہے وہ تقریباً 1:30 بجے کے قریب پتہ چلا تھا کہ واقعات کیا ہوئے, اس کو کیسے پتا تھا؟ اس کا مطلب ہے یہ ان کا پلان تھا. یہ انہوں نے جب براہ راست حملہ نہیں کر سکتے تو انہوں نے جو ہے اب جو ہے دہشت گردوں کے ذریعے یہ کام کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک جو بات بڑی اہم ہے وہ یہ ہے چیئرمانو صاحبہ کہ پہلے کم از کم میڈیٹرز ہوتے تھے, معاملات رفع دفع ہو جاتے تھے. لیکن لگتا یہ ہے کہ امریکہ کی ڈیفنس ڈیل ہونے کے بعد بھارت کا دماغ جو ہے بالکل جو ہے وہ فطور آ چکا ہے. اس کو
113 इंजन जो है जनरल इलेक्ट्रिक के जो है वो मिल गए हैं, जो तेजा जहाजों के अंदर लगाने हैं। उसके अलावा जो है वो उसने जिस तरीके से गुवाहाटी के अंदर जो है एक्सरसाइजेस किए हैं अपनी एयरफोर्स की, और फिर उसके नेवल एक्सरसाइजेस कंडक्ट किए हैं, और वो खुल के बोल रहा है कि हम पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। आए दिन ये फितना फसाद, कल का देख लें कि नई दिल्ली के अंदर जो ये हलाकतें हुई हैं, पूरा पाकिस्तानी मीडिया जो है उसने अफसोस का इजहार किया, लेकिन भारत के अंदर अचानक जो है वो रुख तब्दील हुआ और उन्होंने पाकिस्तान पे कर दिया। लेकिन इसमें अहम बात यह है कि इसका मतलब है कि उनके स्लीपर सेल्स इतने मजबूत हैं और उनका नेटवर्क इतना गठा हुआ है कि वो इस्लामाबाद में 12 घंटे के अंदर जो है वो कार्रवाई अमल में ला सकते हैं। तुलू न्यूज जो कि अफगानिस्तान की सबसे बड़ा चैनल है, उसने आज से चंद दिन पहले ये कहा था कि हम जो है इस्लामाबाद को टारगेट करेंगे। इसके ऊपर कोई पूछने वाला नहीं है। भाई आपने 9/11 के बाद जो है वो यहाँ आए, अमेरिका के हम इत्तेहादी बने, हमारे $700 मिलियन कोएलिशन सपोर्ट फंड था, वो भी आपने नहीं दिए। उसके बाद आप हमें हाई एंड ड्राई जो है वो छोड़ के चले गए। दहशतगर्दों के यहाँ ठिकाने मौजूद हैं। यूनाइटेड नेशन कह रहा है कि 24 तंजीमें जो है दहशतगर्दी की अफगानिस्तान में पनप रही हैं। पाकिस्तान को कौन सी मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग जो है वो उन्होंने डेवलप की है, कौन सी उन्होंने मीनिंगफुल सपोर्ट दी है? क्या हमें डिप्लोमेटिक सपोर्ट दिया है, पॉलिटिकल सपोर्ट दिया है, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है, मिलिट्री सपोर्ट दिया है, स्ट्रेटेजिक सपोर्ट दिया है? कौन सी? ये तमाम अल्फा एलिमेंट्स जो वहां मौजूद हैं, ये किसके खाते में पड़े हैं? ये पाकिस्तान को जो है डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। एक न्यूक्लियर कंट्री को आप खुदा के लिए डिस्टेबलाइजेशन की तरफ मत लेके जाएं। अब्दुल्ला मीरपुर साहब, बहुत अहम नुक्ते जो हैं वो आपकी जानिब से उठाए गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, हमने देखा कि बिहार के इलेक्शन जो है वो चल रहे हैं और इससे पहले इसी दौरान मोदी ने अपनी आवाम को, अपनी जो मीडिया है उसको खुश करने के लिए कुछ मशकों का आगाज़ किया और उसी दौरान लग रहा था कि ये कुछ छोटी मोटी या इस तरह की कोई जारहियत की जाएगी। बहरी तौर पर कहा जा रहा था कि समंदरी हदूद में कोई जारहियत सामने आएगी। जब उसको लगा कि वो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सका, मार्का हक में पूरी दुनिया के सामने जग हसाई करवा कर, रफाल गिरवा कर, तो उसने फिर ये किया कि अफगान जो तालिबान रजीम है उनको प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल करके पाकिस्तान में जारहियत और दहशतगर्दी करवाई जा रही है। आप क्या समझते हैं कि जो नई दिल्ली में हमने देखा कि कल धमाका हुआ, पहले उनके ही मीडिया ने ये कहा कि ये कोई कार के अंदर कोई गैस सिलेंडर था उसका धमाका है, और उसके बाद तमाम तर मामला बदल गए और पूरी जो है वो डिटेल्स ये सामने आई कि ये तो कोई मुनज़्ज़म किस्म की कोई साजिश की गई है और हर वक्त हमेशा पाकिस्तान तो उनके मुंह पर रहता है। अब ऐसी सूरत में आप क्या समझते हैं कि जो वाना में हमला हुआ, इस्लामाबाद में जो हमला हुआ, जो भारत में हमला हुआ, ये तमाम हमले जो हैं ये भारतीय प्रॉक्सी नेटवर्क का हिस्सा है? देखिए, प्रॉक्सी नेटवर्क वो होता है जो आपके साथ कैजुअल काम करता है। जो आपका नेटवर्क कॉन्स्टेंटली आपके साथ काम करता है वो आपकी प्रॉक्सी नहीं होती, वो आपका अपना डेडिकेटेड नेटवर्क बन जाता है। और इस वक्त जो है इस टाइम फ्रेमवर्क में प्रॉक्सी कभी आएगा कभी चला जाएगा, लेकिन ये तो प्रॉक्सी नहीं है, इसलिए कि अफगानिस्तान के अंदर जो 33 दहशतगर्द तंजीमें पल रही हैं, जिनका जिक्र हमने नहीं बल्कि ईरान ने भी, रशिया ने भी और चाइना ने भी मॉस्को फॉर्मेट के अंदर किया था, और उसके साथ पाकिस्तान ने एक नक्शे के ऊपर 34 लोकेशंस मार्क करके दी थी। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अमेरिका के, उन्होंने कहा था कि इन्होंने अभी रिसेंटली उन्होंने कोई 3 महीने पहले रिपोर्ट जमा कराई थी, 7 नए ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए हैं जहां पे ये दहशतगर्दों को ट्रेन कर रहे हैं। फिर एक और अफगानिस्तान के ही चैनल से भी और अफगानिस्तान की हुकूमत से लिंक करके एक चीज सामने आई थी, आपकी नजर से गुजरी होगी, कि जिसमें कहा गया था कि अफगान हुकूमत जो है वो खुदकश बम्बार्ड ट्रेन कर रही है। उसने टास्क दिया हुआ है अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को, जिसके अंदर रॉ भी इन्वॉल्व है, कि वो खुदकश बम्बारों की ट्रेनिंग करे, क्योंकि जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुज़ाकरात हो रहे थे उसके आखिरी दिन जो उनके वजीर कबाइलजात ने तकरीर की थी वो आपकी नज़र में होगी और आपने उसके मंदरजात ज़रूर सुने होंगे, जिसने उसमें कहा था कि जी हम पाकिस्तान में इस्लामाबाद में हमला करेंगे, फलाना हमला करेंगे। और वो जो तकरीर है वो तो अगर आप उसको गौर करें तो जेनीवा कन्वेंशन और एडिशनल प्रोटोकॉल्स ऑफ जेनीवा कन्वेंशन जो है उसके अंदर तो वो वॉर क्राइम्स में आती है। और वॉर क्राइम्स का मतलब ये कि आप किसी मुल्क के अंदर अगर बांगे दोहल ये कहें कि हम दहशतगर्दी करेंगे और आपकी सड़कों पे खून बहाएंगे, तो ये तो पाकिस्तान कोई चीज़ फौरन यूनाइटेड नेशंस में और फौरन ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंदर इसके ऊपर फौरन अपना ऑब्जर्वेशन जो है वो डिप्लोमेटिकली भी और इंटरनेशनली भी जमा करानी चाहिए। अब वो जो चीज़ें हुई हैं
اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ نریندر مودی نے جو ایکسرسائزیں شروع کی ہیں جہاں پاکستان نیوی اور انڈین نیوی کو 34 ناٹیکل مائلز کے ڈسٹینس پہ موجود، وہ تو ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو کچھ بھی آج ہوا ہے، وہ جو 4 دن پہلے افغان منسٹر نے کہا تھا اس کی ریفلیکشن آپ نے دیکھی کہ کل وانا کیڈٹ کالج میں حملہ ہوا. جو وانا کیڈٹ کالج کا حملہ ہے وہ میں اسپوریڈک چیز نہیں کہتا، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ مختلف جگہوں پہ جو ان کے بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ وانا کیڈٹ کالج پر فتنہ الخوارج سے ناکام حملہ، ریسکیو کیے گئے کیڈٹس کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی ہے. کیڈٹس کا کہنا ہے کہ پاک آرمی نے ان کی حفاظت کی، تمام طلبہ محفوظ ہیں. سیکیورٹی فورسز نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے فتنہ الخوارج کے شر پسندوں کو ہلاک کیا. سیکیورٹی فورسز نے بہادری سے دہشت گردوں کا حملہ پسپا کیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، پاک آرمی نے ہماری حفاظت کی، یہ کیڈٹ کالج کے طلباء کا کہنا ہے. انہوں نے کہا سیکیورٹی فورسز نے بر وقت کارروائی کر کے فتنہ الخوارج کو ناکام کیا ہے. ریسکیو کیے گئے کیڈٹس کی ویڈیو بھی منظر عام پر آ گئی ہے. کیڈٹس کا کہنا ہے کہ پاک آرمی نے ان کی حفاظت کی، تمام طلباء محفوظ ہیں. سیکیورٹی فورسز نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے فتنہ الخوارج کے شر پسندوں کو ہلاک کیا. سیکیورٹی فورسز نے بہادری سے دہشت گردوں کا حملہ پسپا کر دیا ہے. ناظرین آپ کو بتائیں گے 11 نومبر 2025 کیڈٹ کالج وانا جنوبی وزیرستان، کیڈٹ کالج وانا کی صورتحال کے تازہ ترین ویڈیو مناظر سامنے آ چکے ہیں. سیکیورٹی فورسز کی جانب سے بچوں کو ریسکیو کرتے دیکھا جا سکتا ہے. اب تک 350 افراد کو باحفاظت ریسکیو کر لیا گیا، جبکہ تمام کیڈٹس محفوظ ہیں. سیکیورٹی فورسز کا آپریشن نہایت احتیاط اور حکمت عملی سے جاری ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. سیکیورٹی فورسز کی جانب سے بچوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے. کیڈٹ کالج وانا کی صورتحال کے تازہ ترین مناظر یہ آپ سنو نیوز کی ٹی وی سکرینز پر ملاحظہ کر سکتے ہیں. ویڈیو میں سیکیورٹی فورسز کس طرح سے کالج میں جو کیڈٹس موجود ہیں ان کو ریسکیو کر رہے ہیں یہ دکھایا جا رہا ہے. ویڈیو میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے بچوں کو ریسکیو کرتے دیکھا جا سکتا ہے، اور بچوں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ باحفاظت ہمیں سیکیورٹی فورسز نے وہاں سے نکالا اور بہت کامیاب آپریشن کیا گیا. بر وقت سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائی سے تمام کیڈٹس جو اس وقت موجود تھے وہ محفوظ ہیں. کیڈٹ کالج وانا کی یہ تازہ ترین صورتحال آپ اپنی ٹی وی سکرینز پر ملاحظہ کر سکتے ہیں. اب تک 350 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا ہے. تمام کیڈٹس محفوظ ہیں. کیڈٹ کالج وانا کی صورتحال کے تازہ ترین ویڈیو مناظر سامنے آ چکے ہیں. ویڈیو میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے بچوں کو ریسکیو کرتے دیکھا جا سکتا ہے. پروگرام کی جانب بڑھیں گے، بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریگیڈیئر صاحب، ہم نے دیکھا کہ جب بھی ملک پر کوئی مشکل آتی ہے تو سیکیورٹی فورسز اپنی جان پر کھیل کر ملک کو اور ملک کے جو لوگ ہیں، جو قوم ہے، ان کو بچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، محافظ بن جاتے ہیں. ابھی یہ سیکیورٹی فورسز کی بھر وقت کارروائی سے تمام کیڈٹس کو باحفاظت محفوظ طریقے سے ریسکیو کیا گیا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ یہ اللہ کا بہت بہت شکر ہے. اور آپ نے خود ہی کہا اس کے اندر جس طرح ان کو نکالا گیا ہے، اور ان کا تو جنہوں نے اٹیک کیا تھا ان کا تو پلان یہ تھا کہ جس طرح اے پی ایس کے اندر حملہ کیا تھا اسی طرز پہ ایک حملہ کیا جائے. اور یہ اس کے اندر یہ تمام کی تمام چیزیں میں آپ کو بہت ورڈ آف اتھارٹی پہ بتاتا ہوں، یہ ساری افغانستان کے اندر پلان کی گئی ہیں. اور اس کے اندر افغانستان کے اندر جب پلان کی جاتی ہیں تو وہاں پہ را کا نیٹ ورک موجود ہے، وہاں پہ موساد کا نیٹ ورک موجود ہے، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ جو ہے افغانستان کی جو جی ڈی ایس ہے اس کا نیٹ ورک ہے. اور اب یہ دونوں افغان جو را کا نیٹ ورک ہے اور جو موساد کا جو وہاں پہ 4 کے 5 کی ایک ٹیم موجود ہے، اور 10 لوگوں کی ٹیم ہے جو را کی ابھی ریسنٹلی گئی ہے جس وقت ان کے ڈیفنس منسٹر نے خفیہ بھارت کا دورہ کیا تھا، وہ اب انڈین ایمبیسی کے اندر موجود ہے. اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا جب اے پی ایس پہ حملہ ہوا تھا تو جو لوگ حملہ کر رہے تھے وہ دہشت گرد ان کانسٹنٹ کانٹیکٹ تھے. وہ ایک آدمی تھا انگارے نام کا جو انڈین قونصلیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے جو ان کو انسٹرکشنز دے رہا تھا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ جو وہاں پہ جو وانا کے اندر جو بچے پڑھ رہے ہیں، اور یہ وانا کیڈٹ کالج جو ہے 2011 میں یہ قبائل کے جو مشران ہیں ان کی درخواست پہ بنایا گیا تھا. وہاں پہ جو 525 طلباء ہیں وہ نیچرلی وہاں کے کیونکہ وہاں پہ تعلیم کا فقدان ہے، سڑکیں کم تھی، ایک غربت زیادہ ہے، اتنا کمیونیکیشن اتنا اوپن نہیں ہے، تو وہاں کے بچوں کو ٹرین کرنے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے تاکہ وہ اچھے شہری بن سکیں، اچھی جابز کر سکیں، اپنے اچھے
اپنا فیملیز کو سیٹل کر سکیں. اب وہاں پہ پڑھائی تو قبائل کے لوگ کر رہے ہیں، جس میں کچھ اورکزئی ہیں، کچھ آفریدی ہیں، کچھ مامند ہیں، کچھ وہ اپنا باقی قبائل سے تعلق رکھتے ہیں. تو ان کے اوپر حملہ کرنا، انہی کے ذریعے جو وہ بھی پشتو بولتے ہیں، یہ بھی پشتو بولتے ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، یہ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں. اب ان کے اوپر، بچوں کے اوپر حملہ کرنا، یہ کون سا دشمن ہے؟ آپ جا کے سوسائڈ اٹیک یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو پتہ نہیں امریکہ کو یہ کر دیا تو ہم نے، اور بھائی تم امریکہ کو نہ یہ کر سکتے، تمہارے جیسے تو کتے مر گئے ہیں بہت جگہوں پہ، تمہارے جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ کتے بھونکتے رہتے ہیں قافلے گزر جاتے، تو تمہارے جیسے لوگ تو اس دنیا میں جانوروں سے بھی بدتر. اگر پاکستان کے لوگ تمہارے ساتھ نہ کھڑے ہوتے، اگر پاکستان کی ISI اور پاکستان کی فوج کے لوگوں نے جا کے شانہ بشانہ تمہارے ساتھ رشیا کے خلاف جنگ نہ لڑی تھی، تو اس نے تو تمہارا حلواڑا بنا دینا تھا، اس نے تمہیں اس جہنم میں پھینکنا تھا رشیا میں کہ ساری عمر تم نکل نہ سکتے اس سے. پاکستان جب امریکہ وہاں پہ آیا، انہوں نے مار مار کے ان کو دمبا بنا دیا. وہ JSOC ایک امریکہ کی تنظیم ہوتی تھی جس کو میک کرسٹل ہیڈ کر رہا تھا، وہ رات کو ہیلی کاپٹر لیتے تھے، وہ جاتے تھے گاؤں میں جا کے جہاں پہ ان کو ذرا سا شبہ ہوتا تھا، پوری کی پوری فیملیز کو اٹھا کے لے آتے تھے اور مار کے ان کی باڈیز پھینک دیتے تھے. یہ کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ ٹوٹل اتنے جتنے عرصے میں وہاں پہ امریکن رہے ہیں، ان کی ٹوٹل کیجولٹی 2000 ہے. ان کے لوگ انہوں نے کتنے مارے ہیں وہ ذرا کیلکولیٹ کر لیجئے گا کہ کتنے انہوں نے ان کے مارے ہیں، کتنے پوائنٹ بلینک رینج پہ مارے. یہ ان کے جوتے چاٹتے تھے. آپ کو یاد ہے جب رشیا نے حملہ کیا تھا، یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بہت بڑے واریر ہیں. ان واریر کی شکل اصل میں یہ ہے کہ جب رشیا نے حملہ کیا تھا اور امریکنز آ کے وہاں پہ پاکستان وہاں پہ ان کے لیے لڑ رہا تھا، امریکنز وہاں پہ پیسے دے رہے تھے، اس وقت یہ جو ان کے جو لیڈران تھے یہ اسلام آباد آتے تھے، جہاں پہ سیف ہاؤسز میں جاتے تھے، جہاں پہ ان کو ISI اور CIA وہ جو ہے ان سے ملتے تھے، وہ پیسے دیتی تھی. یہ آپ لٹرلی آپ سنیے، یہ ان امریکنز کے جوتے چاٹتے تھے ان کے، وہ عبدالرسول سیاف اور حکمت یار اور گلبدیر. آپ کو پتا ہے وہ پنشیر کا جو لائن آف پنشیر جس کو کہتے ہیں احمد شاہ کے مسعود کے ساتھ ہر وقت 4 MI6 جو برطانیہ کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کے لوگ جو ہے 24 گھنٹے اس کے ساتھ موجود رہتے تھے. اور جب وہ وہاں سے نکلے تو وہ ٹارگٹ ہو گیا تھا، اس کو ایک وہ اپنا انٹرویو لیتے ہوئے ایک بندے نے اڑا دیا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ تو جا کے رونلڈ ریگن کے ساتھ کیوں بیٹھے ہوئے تھے یہ وہاں پہ؟ یہ تو ان کے مطلب امریکنز کے جوتے چاٹتے تھے، ان کے پاؤں میں بیٹھ کو ٹھڈے لٹرلی ان کو ٹھڈے مارتے تھے کہ نکل جاؤ ہمارے کمرے سے، دفع ہو جاؤ، بس یہ پیسے ان کو لے کے جاؤ اور لڑو وہاں جا کے. یہ تو مرسنریز ہیں، کرائے کے قاتل ہیں یہ لوگ. کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کر دیا اور احمد شاہ ابدالی نے یہ کر دیا، اور یہ ابدالی کے نہیں ہیں، یہ ببدالی کے لوگ ہیں جن کا نہ کوئی مذہب ہے، جن کا نہ کوئی دنیا کا ویژن ہے، جن کا نہ کوئی آج کی دور کا، صرف ان کو چاہیے پیسہ. آپ پیسہ یہ کس طرح کماتے ہیں؟ اور یہ نارکوٹک سمگلر ہیں بنیادی طور پہ. آپ کو پتہ ہے افغانستان میں جتنی پوسٹ کاسٹ ہوتی ہے جس سے انسانیت برباد ہوتی ہے، ان سب کے ٹھیکیدار یہ ہیں. افغانستان کے اندر جتنا سمگلنگ کا پیسہ آتا ہے ان سب کے ٹھیکیدار یہ ہے. جتنا افغانستان کے اندر سے یہ کلیکٹ کرتے ہیں پیسے کو لوگوں کے اوپر ظلم کر کے، ان کے ٹھیکیدار یہ. تو بات یہ ہے کہ یہ جس طرح یہ لوگ کر رہے ہیں، اپنے ملک میں جو شخص اپنے ملک میں جو ایسی کرمنل قسم کی لیڈرشپ ہو جو اپنے ملک کے اندر بچیوں کو اور عورتوں کو پڑھنے نہ دیتی ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایک بچی پڑھتی ہے تو وہ ایک اچھی ماں بنتی ہے. اچھی ماں بنتی ہے تو وہ جب شادی کے بعد اس کے بچے ہوتے ہیں تو ایک اچھا معاشرہ کو جو ان کو ٹرین کرتی ہے تو ایک اچھا معاشرہ بنتا ہے. وہاں اچھا معاشرہ کیوں نہیں بن رہا افغانستان میں؟ وہاں پہ کیوں جانور پیدا ہو رہے ہیں؟ کیوں وہاں پہ خونخوار لوگ پیدا ہو رہے ہیں؟ کیوں وہاں تعلیم نہیں آ رہی؟ کیوں وہاں پہ اس قسم کے لوگ ہیں جن کا صرف ایک گن کلچر ہے کہ جی اس کو اٹھا لو اور گن سے لوگوں کو مار دو اور اپنی اتھارٹی منوا لو؟ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہاں پہ ایک پروڈکٹیو معاشرہ انہوں نے بننے ہی نہیں دیا. وہ پروڈکٹیو معاشرہ بنے گا جس وقت وہاں پہ وومن ایمنسپیشن ہوگی، عورتیں بھی معاشرے کو جوائن کریں گی، اچھی ٹیچرز بنیں گی، اچھی نرسز بنیں گی. بہت اہم نقطوں پہ آپ نے سوال اٹھایا. عبداللہ میدگل صاحب آپ کی جانب آؤں گی. جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے یہ کامیاب آپریشن کارروائی کی جا رہی ہے، جو کیڈٹس ہیں 300 کے قریب کیڈٹس کو 350 کے قریب 350 کے قریب ریسکیو کر لیا گیا. ابھی بھی 300 کے قریب کیڈٹس وہاں پر موجود ہیں. ہم نے دیکھا کہ جب بھی پاکستان میں کوئی بھی مشکل آتی ہے تو سیکیورٹی فورسز اور ان کے اہلکار جو ہیں وہ محافظ بن کر سامنے آتے ہیں. کیا کہیں گے اب پاکستان کے جو نوجوان ہیں ان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ پاکستان کے جوان کا کردار جو ہے وہ تو سوائے اس کے کہ امید اور حوصلے کے علاوہ اور کیا ہو،
पाकिस्तानियत ही वो जज्बा है जिसके तहत जो है, और इस्लाम वो हमारा एक ईमान की हद तक यकीन, जिसका क्योंकि यकीन मोहकम अमल पे हम, तो ये हमें जो दो चीज़ें हैं ये अपनाते हुए हमें अपने इदारों के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। आज यही है ना, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से कि वाना के कैडेट कॉलेज के अंदर ये वाक़यात हुए हैं, तो उन्होंने जो इतनी बेहतरीन पुलिस बनाई है वहाँ की, उन्होंने जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट बनाया है, वो आज कहाँ है? कहाँ है आज उनके वजीर आला? आज वो वजीर आला वहाँ उसके ऊपर खामोश क्यों बैठे हुए हैं? क्या वजह है? क्या ये उनके बच्चे नहीं हैं? क्या ये उनके कौम के बच्चे प्रोग्राम का नहीं हैं? वक्त ये वो बहुत लोग कम है, हैं। मुझे आपका कमेंट चाहिए बस। या आप कुछ आवाज देखिए बात यह है कि इस टाइम पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है ना, वही कर रही है ना, यही वो जो जिनको कभी कहा जाता है कि ये पंजाब की फौज है, कभी कहते हैं कि कुछ फौज है, यही फौज आज जो है वो, मैं नहीं कहूंगा क्योंकि पाकिस्तान फौज है, उसमें ना पंजाबी, ना सिंधी, ना बलोची, ना पश्तून, ना जो है कोई और, ना हिंदू, ना सिख, ना ईसाई, उसके अंदर सिर्फ एक वो फौज है, और फौज जो है वो इंशाअल्लाह ताला उनकी मदद को पहुंचेगी, हर हालत में पहुंचेगी, हर जगह पहुंचेगी। आपका पॉइंट आ गया अब्दुल्ला मिदगुल साहब। कामरान खान ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कामरान, अभी की अपडेट्स क्या हैं इस्लामाबाद के हवाले से, जख्मियों के हवाले से बताइएगा, उनकी सूरत हाल क्या बताई जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए आज जो वाक़या हुआ इस्लामाबाद की G11 कचहरी के बाहर, ये एक मसरूफ़ इलाका था, और जिस वक्त ये धमाका हुआ है उस वक्त भी ये पीक आवर्स चल रहे थे। वकला और साइलिन जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर उनकी काफ़ी मूवमेंट होती है। तो जिस वक्त ये धमाका हुआ उस वक्त उसके नतीजे में फिर ये हुआ कि 12 शहादतें हुई हैं और 30 के करीब जो ज़ख्मी हैं वो इस वक्त भी पिम्स अस्पताल में इमरजेंसी में ज़ेर इलाज हैं। उनमें से कुछ की हालत जो है वो क्रिटिकल बताई जा रही है। इसमें इस धमाके के बाद जो सिक्योरिटी इदारों की जानिब से जो बताया गया, उनका यह कहना है कि ये ख़ुदकश हमला था, और इसके ताने बाने जो हैं वो वही फितना उल ख़वारिज, अफ़गान तालिबान के जो प्रॉक्सी हैं फितना उल ख़वारिज, उन्हीं से जाके मिलते हैं। उसके बाद जो शवाहिद हैं वो भी मिले हैं। एक तो खुद ये भी मालूम हो गया कि ये ख़ुदकश हमला था। खुदकश हमलावर का जो सर है वो भी वहाँ पर मिला था, जो कि इस बात का सबूत है कि ये एक ही शख्स आया था हमला करने के लिए, और इसने अपने आप को जो है वो खुदकश धमाके में ब्लो किया। और फिर ये भी था कि इसके बाद भी जो मज़ीद शवाहिद मिले हैं इस हवाले से, वो सारे इस जानिब इशारा करते हैं कि ये वही फितना उल ख़वारिज है जिसकी कि अफ़गानिस्तान में सरपरस्ती की जा रही है, और उन्हीं की ये प्रॉक्सी के तौर पे ये एलिमेंट्स जो हैं वो यहाँ से आ रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त भी जो क्लिनजिंग ऑपरेशन चल रहा था मुख्तलिफ इलाकों में, उसमें भी उस इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में भी जब इन लोगों की जो है वो सरकोबी की जाती है, तो उसमें से कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो बच के वो यहाँ इस्लामाबाद और दूसरी जगहों का रुख करते हैं। ये वो लोग होते हैं फिर जो बच निकलते हैं उस सर्च ऑपरेशन से, और फिर यहाँ पर अपनी मजमूम कार्रवाई में वो किसी न किसी अंदाज में कामयाब हो जाते हैं। इसके बावजूद ये कहा जाएगा कि ये वाला मामला जो था इसमें भी वो कामयाब नहीं हो सका हमलावर, इसलिए कि वो कचहरी के अंदर दाखिल होना चाहता था और बड़ी तादाद में जो है वो नुकसान पहुंचाना चाहता था, लेकिन वो इस मजमूम मकसद में कामयाब नहीं हुआ। जो बैरिकेड्स वगैरह लगे हुए थे कचहरी के मेन एंट्रेंस के बाहर, उसकी वजह से इसको रुक गया। माजरत, हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो खत्म हो चुका है। हमारे पैनल का बहुत शुक्रिया इस सारे मामले को प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।